नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। हम इस खास पेशकश में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से बाजीगर निकले चिराग पासवान। जी हां, बाजीगर निकले, असली बाजीगर निकले चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने बार बार साबित किया है कि बाजीगरी कैसे की जाती है। जरा याद करिए 2020 में चिराग पासवान अकेले मैदान में उतर आए थे और एनडीए से बाहर निकले, जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, बीजेपी से रिश्ते अच्छे रखे, लेकिन चिराग पासवान को मुंह की खानी पड़ी। उनके एकमात्र विधायक जीते थे, वो भी जेडीयू में चले गए। चिराग पासवान को सड़क पर संघर्ष करना पड़ा, पर उसका नतीजा ये निकला कि चिराग पासवान 2025 में 29 सीट लेने में कामयाब रहे। जरा सोचिए कि 29 सीट एनडीए में चिराग पासवान को दिया जा रहा है। कहने को भले ही कोई कहते रहे कि उनके पास महज 5 से 6% वोट है, लेकिन 29 सीट देने का मतलब क्या है? बीजेपी ने भी उनको दरकिनार नहीं किया। अगर आप पूरे तरह से सीटों के बंटवारे पर ध्यान दें तो एक बात आप बहुत साफ पाएंगे कि बहुत सारी चीजें ऐतिहासिक हुई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू के बराबर सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यह सोचिए कि बराबर सीटों पर लड़ने का मतलब है कि जेडीयू अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं है। यह बात तय हो गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। कहा जा रहा था 22 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 18 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान 36 पर अड़े हुए थे और 29 लेकर के माने। 29 लेने का मतलब बहुत साफ है कि सिंबॉलिकली उन्होंने जता दिया कि इस बार हमारी विक्ट्री हुई है। उन्होंने यह बता दिया कि देखिए, पिछली बार जितना भी ऑफर किया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा सीटें हमने इस बार ली है। मतलब 2020 की तुलना में हमने ज्यादा सीट पाई है और इस ज्यादा सीट पाने का साफ मतलब है कि हमारी लड़ाई 2020 में जिस हक और हुकूक के लिए थी वो सही थी और इसलिए एनडीए ने उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है और हमें ज्यादा सीटें ऑफर किया है। मतलब बहुत साफ है कि एनडीए में अब सीटों का बंटवारा हो चुका है और कल तक कौन कहां से लड़ेगा यह भी तय हो जाएगा। कुछ एक आध सीट पर रस्साकसी हो सकती है, लेकिन बाकी एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है। पर गंभीर बात यह है जिसको बंटवारे को लेकर के कहा जाए कि भाई चिराग पासवान ऐसा कर पाने में, बाजीगरी कर पाने में कामयाब कैसे हुए? चिराग अगर अकेले होते तो ऐसा नहीं हो पाता। चिराग ने बड़े ही चालाकी से जीतन राम मांझी के साथ अपने रिश्ते ठीक किए। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि बीजेपी जीतन राम मांझी का इस्तेमाल चिराग पासवान के खिलाफ करती थी और जब चिराग ने जीतन राम मांझी के साथ रिश्ते ठीक कर उनके विरोध में बोलना बंद कर दिया, उसके बाद बहुत सारी चीजें ठीक होने लगी। मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर को जब टीवी9 डिजिटल की बैठक बेगूसराय में हुई थी तो बिहार के प्रभारी अरुण भारती साहब ने यह सवाल पूछा था कि क्या आप एनडीए के भीतर आपने प्रेशर ग्रुप बनाया है? हमने यह सवाल पूछा था। अरुण भारती इसका जवाब गोल मटोल दे रहे थे, लेकिन यह बहुत सच था कि चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ बेहतर रिश्ते बना चुके थे और चिराग पासवान जानते थे कि अगर इन छोटी छोटी पार्टियों का एक समूह बन जाएगा तो बीजेपी और जेडीयू पर दबाव होगा। जरा सोचिए, छोटी छोटी पार्टियों का समूह बना करके चिराग पासवान ने किस तरीके से बीजेपी को दबाव में ला दिया। आपको याद होगा कि कल परसों तक जीतन राम मांझी के भी सुर बदले हुए थे और जीतन राम मांझी भी वही लाइन टो कर रहे थे जो चिराग पासवान कर रहे थे। चिराग पासवान को मनाने पहले उनके आवास पर कई लोग गए और कई लोग में धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रभारी, विनोद तावड़े और साथ ही साथ मंगल पांडे गए। बात नहीं बनी, फोटो सेशन हुआ, लेकिन चिराग पासवान हल्के मुस्कुराए जरूर, पर बात बिल्कुल नहीं बनी। अगले दिन सुबह नित्यानंद राय गए मिलने। जैसे ही चिराग पासवान को जानकारी हुई, चिराग पासवान अपने मंत्रालय के लिए निकल गए। नित्यानंद राय का पारिवारिक रिश्ता चिराग के परिवार से रहा है, उनके दिवंगत पिता से रहा है। चिराग की मां से नित्यानंद राय मिले और पहले सब कुछ सामान्य किया और उसके बाद दोपहर में जब नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो ऐसा लगने लगा कि चीजें सकारात्मक हो रही हैं।
जो चिराग की पार्टी में गुस्सा था। चिराग समानांतर तौर पर दूसरे दल से भी बातचीत का रास्ता खोले हुए थे। वो चिराग पासवान थोड़े माइल्ड हुए, बीजेपी उनसे बात करने लगी और चिराग बहुत हद तक जो चाहते थे उसको हासिल करने में कामयाब रहे। अब ये चिराग की बखूबी कह लीजिए या पिता से उन्होंने राजनीति का जो गुण सीखा है उसको जोरदार तरीके से चिराग ने बिहार में अप्लाई किया। अब आप समझिए कि जीतन राम मांझी, जिसका इस्तेमाल बार बार कहा जाता था जीतन राम मांझी को चिराग के खिलाफ लगाया जा रहा है, अब जरा सोचिए जीतन राम मांझी चिराग का स्वर बोल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज दिख रहे थे। ऐसा दिख रहा था कि एनडीए में एक प्रेशर ग्रुप तैयार हो गया है, सीटों के बंटवारे में बड़ी दिक्कत हो रही है। चिराग पासवान लगातार अपने आव भाव से ये जता रहे थे कि नहीं, मैं इतने पे नहीं मानूंगा। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि भाई बिहार के जो प्रभारी हैं उनसे एलजेपीआर के प्रभारी बात करेंगे, मतलब धर्मेंद्र प्रधान से अरुण भारती बात करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि चिराग पासवान ने जिस तरह का भाव भंगिमा बनाया उससे बीजेपी तो दबाव में थी, जेडीयू भी दबाव में थी और चिराग पासवान को जो 22 सीट का ऑफर था वो 29 में तब्दील हो गया। चिराग पासवान ये भी बताने में कामयाब हो गए कि देखिए 2020 में जिस वजह से हम एनडीए छोड़े थे, 2025 में हमने उसको पाया, हमें हमारा अधिकार मिला। तो चिराग पासवान अभी तक एनडीए में कामयाब दिखाई पड़ रहे हैं। जरा सोचिए 2024 का चुनाव हुआ, 5 की 5 सीट चिराग पासवान ने अपने हिस्से में कर ली। चाचा पशुपति पारस को कहीं का नहीं छोड़ा और पूरी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी, उसको अपने पाले में कर लिया। मतलब पूरी जनता को मैसेज दे दिया कि असली विरासत वही संभाल रहे हैं, पार्टी के असली हकदार वही हैं। चाचा पशुपति पारस राजनीति में प्रासंगिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो खबर आ रही है उसमें पता चल रहा है कि चाचा पशुपति पारस को आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव दिया था। चाचा पशुपति पारस को यह पसंद नहीं आया। सूरजभान सिंह, पशुपति पारस, ये सब लोग अलग थलग अब दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से असुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के साथ गठबंधन किया जाए और फिर चुनावी मैदान में उतरा जाए। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जो चिराग की कामयाबी है, बाजीगरी है, वो क्या एलजेपीआर को पूर्ण रूपेण बिहार में पदस्थापित कर देगी? लोकसभा में 5 सीट लेकर के अपने चाचा को दरकिनार कर देना, विधानसभा में 29 सीट लेकर के चाचा को कहीं का नहीं छोड़ना। मतलब दूसरी बार भी ऐसा करके चिराग पासवान ने यह तो साबित कर दिया कि एनडीए में जो उनके पिता की हैसियत थी, चिराग पासवान ने उसको हासिल कर लिया है। चिराग पासवान कोई नए नवेले नेता नहीं है। और जहां तक सवाल है कि एनडीए में 2024 से पहले जिन लोगों ने, उनकी पार्टी में जिन लोगों ने उनका विरोध किया, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर चले गए। क्या सूरजभान सिंह, क्या पशुपति पारस, क्या चंदन सिंह, अन्य लोग हाशिए पर चले गए हैं। तो चिराग पासवान की जो लड़ाई है वो हर मोर्चे पर विजय में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि असली बाजीगर तो चिराग निकले, लेकिन छोटा बाजीगर तो बीजेपी भी नहीं है। आप जानते हैं बीजेपी की बाजीगरी जिस तरीके से दिखाई पड़ती रही है, एक बार फिर से बीजेपी ने बिहार में भी वो साबित कर दिया। नीतीश कुमार उस तरीके से एक्टिव नहीं है, ये सबको पता है। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी के बराबर बीजेपी सीटें लेने में कामयाब रही। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ सिंबॉलिक भी होता है और उस सिंबॉलिक का मतलब होता है, मतलब जब आप सिंबॉलिकली कुछ करते हैं तो उसका बड़ा मायने निकलता है। अब जरा सोचिए कि अगर विधानसभा की सीटें जेडीयू और बीजेपी की बराबर होती हैं तो उसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि क्या बीजेपी और जेडीयू की हैसियत बराबर है। अब सोचिए कि अगर ज्यादा सीटें बीजेपी जीत करके आती है तो बीजेपी कुछ भी दावा कर सकती है ना। बहरहाल मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी ने सारे रास्ते खोल दिए
ये मैं आपको बता सकता हूं। और दूसरी बड़ी बात कि चिराग पासवान ने अपनी बाजीगरी से यह भी साबित कर दिया कि अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि चिराग अपने पिता की विरासत को पूर्ण रूपेण संभाल चुके हैं। अब उसका स्टेक होल्डर कोई और नहीं है, सिर्फ चिराग पासवान। ये उन्होंने दूसरी बार भी साबित कर दिया। और तीसरी बड़ी बात जो चिराग साबित कर रहे हैं वो ये है कि चिराग पासवान सिर्फ 5 या 6% के नेता नहीं है। अगर 5 या 6% के नेता होते तो 29 सीटें उनको नहीं मिलती। ये बात आप जान लीजिए। तो चिराग हर तरीके से कामयाब हुए। एनडीए में उनके रुख को देख करके, उनके भाव भंगिमा को देख करके, उनके सियासी चाल को देख करके एनडीए के तमाम घटक दलों ने उनको एक बड़े नेता के तौर पर एक्सेप्ट किया, बड़ी पार्टी के तौर पर एक्सेप्ट किया। यकीन मानिए एनडीए में वो तीसरी बड़ी पार्टी है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। अगर वो 5% का नेता एनडीए बीजेपी मान रही होती तो चिराग को 29 सीट ही क्यों देती? ये भी एक गंभीर सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि असली बाजीगर चिराग निकले, 29 सीट लेकर के रहे हैं। और सच्चाई ये भी है कि इस बार चिराग वैसी भी सीटें लेंगे जिसकी विनेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकें, बेहतर स्ट्राइक रेट साबित कर सकें। और कहीं वैसा मौका आया जहां किंग मेकर बनने की भूमिका उत्पन्न हुई तो आप देखिएगा चिराग फिर क्या करेंगे। चिराग जो कहते हैं कि मैं 2029 की तैयारी कर रहा हूं, 30 की तैयारी कर रहा हूं, आपको दिखाई पड़ेगा कि एलजेपीआर 2025 में ही तैयार दिख रही है। इसलिए चिराग हर सियासी चाल बहुत संभल करके चल रहा है। दिल्ली में उनकी मजबूती से भागीदारी हो, इसके लिए बिहार में भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। चिराग का पूरा फोकस उस पर रहा है और 29 सीटें लेकर के चिराग ने साबित कर दिया कि बिहार में अगर वो मजबूत भागीदारी लेंगे तो दिल्ली में मजबूत मंत्रालय भी लेंगे, दिल्ली में फिर और मंत्रालय के लिए दबाव भी डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है इस बार एनडीए की सरकार है पर बीजेपी की पूर्ण रूपेण सरकार नहीं है। चिराग के 5 एमपी भी बेहद महत्वपूर्ण हैं और चिराग के मदद से बिहार में सरकार बनी तो चिराग उसको कैसे अपने फेवर में बुनाएंगे ये सबको पता है। क्योंकि चिराग उस तरीके के बाजीगर हैं जो हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करना जानते हैं और इसलिए उनको पता है कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पिता की तरह मौसम को भी पहचानते हैं। क्योंकि आपको पता है लालू प्रसाद ने उनके दिवंगत पिता को मौसम वैज्ञानिक सबसे पहली बार लालू प्रसाद ने ही कहा था। तो चिराग बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक हैं, वो अब समझ में आ चुका है। चिराग ने यह साबित कर दिया है कि अपने पिता की तरह वो भी बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक है और उनको बेहतर तरीके से मालूम है कि किसी गठबंधन में मैक्सिमम कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और चिराग ने वैसा करके दिखाया है। अब गंभीर सवाल उठता है कि क्या एनडीए जिस तरीके से सीटों का बंटवारा कर रही है, सभी घटक दल खुश नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी पटना रवाना होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि नीतीश और मोदी की सरकार बनने जा रही है। तो दूसरा गंभीर सवाल यह है कि चिराग ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, एक्स पर सारी बातों की जानकारी दी। मतलब चिराग भी बेहद खुश हैं और खुश हो भी क्यों नहीं। 29 सीटें चिराग पासवान को दिया जाना अपने आप में बताता है कि एनडीए में उनका कद कितना बड़ा है। अब जहां तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए और उसकी एक बड़ी वजह भी है। बड़ी वजह यह है कि मार्च में राज्यसभा के टेन्योर का एक्सटेंशन उनको मिल रहा है और एनडीए में बीजेपी उनका टेन्योर एक्सटेंड करेगी और 6 सीटें मिलती हैं तो उसके बाद उनका बिहार में भी सरकार बनती है तो स्टेक रहेगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई एमपी और एमएलए तो है नहीं, इसलिए बीजेपी ने उनको इस तरीके से समझा लिया। जहां तक सवाल है जीतन राम मांझी का, तो जीतन राम मांझी को ये कहा गया कि भाई आपको 6 सीट पर हम लड़ा रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री का पद तो दिया हुआ है आपको। जरा सोचिए 5 एमपी चिराग के पास हैं तो 5 एमपी में एक केंद्रीय मंत्री दिया और आपके एक एमपी हैं, आपको हमने एक मंत्री पद दिया हुआ केंद्रीय मंत्री मंडल में, तो आप समझिए कि आपको कम कैसे आंक रहे हैं। और जहां तक मीडिया से खबरें मिल रही हैं कि जीतन राम मांझी
को एक एमएलसी का पद भी मिलेगा, सीट भी मिलेगी, तो जीतन राम मांझी के भी बल्ले बल्ले हैं। और इसलिए चिराग पासवान ने जिस तरीके से छोटे छोटे दलों का एक प्रेशर ग्रुप बनाया था, वो चिराग के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ बीजेपी जो जेडीयू के बराबर दिखना चाह रही थी, इस बार ये डिसीजन लेकर के बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब जेडीयू बड़ा भाई नहीं है, जेडीयू के बराबर उसकी हैसियत है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप पिछला चुनाव देख लें तो आप ये पाएंगे कि सीटें बीजेपी की जेडीयू से कहीं ज़्यादा है। और इस बात को बीजेपी ने बेहतर तरीके से जेडीयू के साथ रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर फुल फॉर्म में होते और एक्टिव होते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि नीतीश कम सीटें रखने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे हैं और कोई भी दल उनका बाल बांका नहीं कर पाया है। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बने हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले वो अपनी चाहत के अनुसार लेते रहे हैं। वो आरजेडी के साथ रहे तो भी आरजेडी उनको सपोर्ट करने को मजबूर रही है। याद करिए, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री थे, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा तो सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। आरजेडी बचा नहीं पाई थी, जबकि आरजेडी के पास कहीं ज़्यादा सीटें थी। उसी तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रही, लेकिन कौन कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, किसको क्या पद रहेगा, नीतीश ही तय करते थे या उनके कोर कमेटी के लोग ही तय करते थे। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश उस हैसियत में है? क्या जेडीयू वैसा कर पाएगी? इन सीटों के बंटवारे को देख करके तो कतई ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहरहाल एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, क्या बाजीगरी हुई, चिराग ने क्या दांव खेला, कैसे प्रेशर ग्रुप बनाया, वो प्रेशर ग्रुप किस तरीके से एनडीए में हावी होता दिखाई पड़ा, चिराग ने किस तरीके से उसका नेतृत्व किया और चिराग ने कैसे जीतन राम मांझी को भी आगे किया और किस तरीके से चिराग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, ये पूरी कहानी हमने आपको बताई। चिराग के दिमाग में क्या है ये भी हमने आपको बताया। अगर मौका थोड़ा भी अनुकूल होगा तो चिराग सीएम बनने का भी दांव खेलेंगे, ये बात हमसे जान लीजिए। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कुशल बाजीगर की तरह चिराग हर दांव खेल रहे हैं, उनकी बाजीगरी कामयाब भी हो रही है। अब आगे देखना होगा कि बिहार की जनता किस तरह का मैंडेट देती है और उस मैंडेट में चिराग के लिए बाजीगरी का कोई स्कोप बचता है क्या। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।